मॉर्निंग में हम निकल पड़े जयपुर से दिल्ली की ओर। ना तो ब्रेकफास्ट किया था, ना लंच किया था, कुछ नहीं किया था और सीधा निकल पड़े थे दिल्ली की ओर। क्या कर रहे हो? ये अंकल ब्लॉग बना रहा हूँ। ब्लॉग बना रहा हूँ। लोग मतलब ऐसे यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ। कैसे भी करके हम शाम 6 बजे तक दिल्ली पहुंच गए थे। क्योंकि देहरादून का स्टेशन वैसे तो ये टूरिस्ट लोकेशन है देहरादून, और बस के टिकट का चार्ज था 150 रुपीज़। तो फिर हम उस बस से सीधा ऋषिकेश के लिए निकल पड़े। तो उनसे ऋषिकेश के बारे में काफ़ी सारी बातें की, तो लेकिन हमने दूर से ही देखा आराम से तो ब्रिज और नीचे गंगा मैया थी। तो बस नहाने के लिए नीचे चले गए। फिर गंगा नदी में स्नान किया और एक बस श्रीनगर के लिए जाने वाली थी। तो सोचा कि यहाँ पे बैठे बैठे क्या करेंगे और ऋषिकेश में नाइट स्टे करके भी क्या करेंगे। तो वहाँ से हम निकल गए श्रीनगर के लिए। कितना लगा? क्या चीज़? पैसे कितने लगे? 100 रुपये पर पर्सन है। 100 रुपये लोगे? हाँ। अरे इधर तो 30 किलोमीटर। अरे हाँ, 30 किलोमीटर का तो 100 रुपये है। अच्छा। 35 वहाँ पे चार्ज लग रहा था 300 रुपीज़, लेकिन रूम और बेड काफ़ी अच्छा मिल रहा था। प्रयाग में तो लग रहा था कि हम केदारनाथ के बहुत ही पास है, लेकिन एक्चुअल में हम बहुत दूर थे केदारनाथ। वो बोल रहे थे कि जब तक बस फुल नहीं हो जाती तब तक हम बस रवाना नहीं कर सकते हैं। तो फिर हमने सोचा कि थोड़ी देर और बाहर किसी दूसरी बस का वेट करते हैं, अगर वो आ गई तो उसमें निकल जाएंगे, नहीं तो फिर इसमें तो लास्ट ऑप्शन है ही है। तो सीताबाड़ी से आगे बस के लिए एंट्री नहीं थी, और वो अंकल बोल रहे थे कि एंट्री इसलिए नहीं है क्योंकि आगे बस के लिए पार्किंग नहीं है। तो फिर हमें सीताबाड़ी में उतरना पड़ा और सीताबाड़ी से आगे पैदल ही रास्ता कवर करना था, कोई गाड़ी वगैरह चल नहीं रही थी। बट अंकल ये आगे गाड़ी अलाउ क्यों नहीं है? ये बड़ी वाली बस की व्यवस्था नहीं है ना, बड़ी बस की वहाँ छोटी जाती है, छोटी गाड़ियाँ सब पार्किंग आगे है, बड़ी बस की पार्किंग है नीचे। बाइक लेके जा सकते हैं? बाइक भी जाती है, बाइक अगली पार्किंग ना वहाँ रहेगी बाइक, वहाँ तक नहीं है, मतलब आगे तक है। गौरव भाई बोलते हैं, भाई बहुत गजब ब्लॉगिंग करते हो, मैंने आपका पूरा ब्लॉग देखा, अच्छा लगा, मैं भी व्लॉग्स बनाता हूँ, प्लीज़ सपोर्ट एंड सब्सक्राइब माई चैनल भाई प्लीज़। आकाश भाई बोलते हैं, ब्रो केदारनाथ का पूरा बजट कितना रहा? वैसे आप वॉइस के लिए माइक यूज़ कर सकते हैं कि आप बस टिकट प्राइस बता नहीं रहे हैं। तो गाइस हम हमारे ट्रैक को कंटिन्यू करते जा रहे थे, तभी हमें एक क्यूट सा बॉय मिला जो अपनी मम्मा के साथ केदारनाथ जा रहा था। जहाँ बड़े लोग नहीं चढ़ पाते हैं, वहाँ ये छोटा सा बच्चा अपनी मम्मा को लेकर केदारनाथ जा रहा है। उस दिन मुझे पता चला कि बच्चे भगवान का रूप क्यों होते हैं। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, तो मैंने कोई फुटेज वगैरह नहीं ली। बाहर की है जो फुटेज वगैरह देख सकते हैं आप, सब बाहर की मिलेगी आपको। सुबह 10 अक्टूबर में मौसम कैसा रहता है? सेजल, केदारनाथ पे होटल बुक कैसे करा? अक्टूबर 20 के बाद ऑफलाइन मिलेगा। रोहित सिंह, भाई अगर अपना नंबर दे सकते हो तो दे दो। आगे स्वाति जी बोलती है, अब आप मानते हो ना कि वहाँ जाकर खच्चर कर लेना अगर हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो गाइस फिलहाल अभी इस वक्त बैठा हूँ मैं रोड पे, और सोनप्रयाग में हूँ मैं इस वक्त, और यहाँ पे कोई गाड़ी वगैरह नहीं मिल रही ऋषिकेश के लिए, और रुद्रप्रयाग के लिए भी बोल रहे हैं तो उसका भी 400 रुपये ले रहे हैं, और डायरेक्ट अगर ऋषिकेश जाओ तो ऋषिकेश का 1000 रुपये एक बंदे का। तो मेरा बजट ट्रिप था तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब ने केदारनाथ के व्लॉग्स को इतना पसंद किया उसके लिए थैंक यू सो मच गाइस। तो केदारनाथ के व्लॉग्स में काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे, कुछ कंप्लेंट्स भी आ रही थी और कुछ सजेशन भी दे रहे थे, तो इस व्लॉग में इन सब को कवर करेंगे। तो आपको इस केदारनाथ की जर्नी में एक बार फिर से लेके चलता हूँ। हमने अपनी जर्नी की शुरुआत जयपुर से की थी और हाथ में बजट लिया था ओनली 5000 रुपये। तो आप भी अगर केदारनाथ जा रहे हैं तो जयपुर से सीधा ऋषिकेश जा सकते हैं, और हमें भी सीधा ऋषिकेश ही जाना था, बट हमारे पास टिकट्स नहीं थे। तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ से दिल्ली चले और वहाँ से करंट में टिकट्स बुक कर लेंगे। बस यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी, बट क्या करें, गलती करने से पहले लगती नहीं है कि वो गलती है। आई होप आप सब समझ गए होंगे। तो हमने जयपुर से सीधा दिल्ली के लिए करंट में टिकट बुक कर लिए और निकल पड़े, और सोचा कि दिल्ली जाकर आगे नाइट में भी करंट में टिकट बुक कर लेंगे और दिल्ली से सीधा ऋषिकेश के लिए निकल जाएंगे। बट आगे क्या होने वाला था, हमें टिकट मिलने वाले थे या नहीं थे, वो तो इस व्लॉग में आपको आगे ही पता चलने वाले हैं। तो मॉर्निंग में हम निकल पड़े जयपुर से दिल्ली की ओर, जो कि हमारे टिकट बुक हो गए थे करंट में, और उन टिकट्स का चार्ज हमें लगा 500 रुपीज़, मतलब 2 जन का 500 रुपीज़ लगा। हम जयपुर से निकले तब हमने ना तो ब्रेकफास्ट किया था, ना लंच किया था, कुछ नहीं किया था, और सीधा निकल पड़े थे दिल्ली की ओर। सोचा दिल्ली जाके कर लेंगे। अब आगे क्या होने वाला था, दिल्ली में खाना मिलने वाला था या नहीं था।
क्या 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 कर रहे हो? ये अंकल ब्लॉग बना रहा हूँ, ब्लॉग बना रहा हूँ, लोग मतलब ऐसे यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ। कैसे भी करके हम शाम 6 बजे तक दिल्ली पहुंच गए थे क्योंकि हमारी ट्रेन भी लेट थी थोड़ा। दिल्ली पहुंचने के बाद हमने ऋषिकेश के करंट में टिकट्स बुक करने के ट्राई किए, बट हमारी किस्मत थी ख़राब तो हमें टिकट मिले नहीं। फिर थोड़ी देर बाद सोचा कि निराश होने से भी क्या फ़ायदा, दिल्ली तो घूम ही लेते हैं। तो फिर हम वहाँ से निकल पड़े दिल्ली घूमने के लिए और सोचा यहाँ का खाना भी टेस्ट कर ही लेंगे। दिल्ली तो हम थोड़ा बहुत घूमे और वहाँ का खाना भी हमने टेस्ट किया, लेकिन सीरियसली बताऊँ तो मुझे ज़्यादा कोई खाना टेस्टी लगा नहीं। तो फिर वापस हम आ गए स्टेशन पे और सोचने लगे कि अब क्या करें। दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे, लेकिन केदारनाथ तो जाना ही था, तो केदारनाथ का प्लान ड्रॉप करने का आइडिया कभी नहीं आया। तो फिर हम दिल्ली से जनरल के टिकट्स लेके देहरादून वाली गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी हमारी रवाना होने वाली थी रात को 11 बजे दिल्ली से, जो कि हमें 4 बजे हरिद्वार उतारने वाली थी और देहरादून जाने वाली थी मॉर्निंग में 8 बजे। ट्रेन में काफ़ी झगड़े हो रहे थे, बट हमें कोई परवाह नहीं थी क्योंकि हम केदारनाथ जाने वाले थे, इसलिए हम आराम से सो गए। और उसी बीच हमारा स्टेशन जो कि हरिद्वार था वो निकल गया और हम सोते रह गए और फिर सीधा मॉर्निंग में देहरादून पहुँचे। और इस बार हमने कोई गलती नहीं की थी क्योंकि हमने दिल्ली से ही सीधा देहरादून का ही टिकट लिया था, जो कि 180 रुपीज़ का था एक जन का। तो उस हिसाब से देहरादून के स्टेशन पे कोई भी दिक्कत नहीं आई। देहरादून का स्टेशन वैसे तो ये टूरिस्ट लोकेशन है देहरादून, लेकिन फिर भी स्टेशन तो स्टेशन काफ़ी क्लीन था और देखा जाए तो स्टेशन छोटा भी बहुत था। वहाँ से हमें जाना था सीधा गौरीकुंड और गौरीकुंड से हम आगे केदारनाथ के लिए जाने वाले थे, बट सभी से पूछा तो सबने मना कर दिया कि यहाँ से आप सीधा गौरीकुंड नहीं जा सकते हैं, पहले आपको ऋषिकेश जाना पड़ेगा और देन आपको गौरीकुंड के लिए आगे गाड़ी मिलेगी गौरीकुंड के लिए। तो फिर हमें देहरादून से ऋषिकेश जाना पड़ा बाई बस। तो हम बस से सीधा ऋषिकेश के लिए निकल पड़े और बस के टिकट का चार्ज था 150 रुपीज़। तो फिर हम उस बस से सीधा ऋषिकेश के लिए निकल पड़े। फाइनली ऋषिकेश जाके एक कॉफ़ी पी और वहाँ के रोडेज बस स्टैंड को एक्सप्लोर किया और वहाँ के आसपास के पहाड़ थे उनको भी देखा, तो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहे थे और काफ़ी हमने एंजॉय किया। और पहाड़ों को देखकर मेरे मन में एक ही क्वेश्चन आ रहा था कि मैं इन पहाड़ों पे कब चढ़ूँगा। वहाँ बस स्टैंड पर एक भाई मिल गए, तो उनसे ऋषिकेश के बारे में काफ़ी सारी बातें की, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। ऋषिकेश घूमने लायक अच्छी लोकेशन है, तो मेरे मन में भी ख्याल आ गया कि मैं भी ऋषिकेश एक्सप्लोर कर लेता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो लगभग 2-3 लोकेशन तो कवर कर ही लेता हूँ। तो निकल पड़े हम ऋषिकेश घूमने के लिए। सबसे पहले हम जाने वाले थे राम सेतु ब्रिज और वहीं पे थे गंगा मैया। सोचा कि राम सेतु ब्रिज भी देख लेंगे और गंगा मैया में नहा भी लेंगे। फिर फाइनली थोड़ी देर बाद हम पहुंचे राम सेतु ब्रिज पे, जहाँ पे हमें कोई भी आइडिया नहीं था कि कहाँ पे है, लेकिन हमने दूर से ही देखा राम सेतु ब्रिज और नीचे गंगा मैया थी, तो बस नहाने के लिए नीचे चले गए। फिर गंगा नदी में स्नान किया और वहाँ के घाट पे बैठ गए। दिल को काफ़ी सुकून मिल रहा था, तो वहाँ पे थोड़ी देर बैठे रहे। फिर वहाँ पे धूप पड़ने लगी, तो सोचा कि गौरीकुंड पहुँचते हमारी हालत बहुत ख़राब होने वाली है, तो वहाँ से जल्दी हमें निकलना था। फाइनली हम वहाँ से निकल गए और वापस आ गए ऋषिकेश के रोडेज बस स्टैंड पे, और वहाँ से हमें जाना था गौरीकुंड के लिए। तो हमने रोडेज बस स्टैंड पे पता किया, तो बोला कि गौरीकुंड के लिए सुबह 10 बजे से पहले बसेस जाती है, और हम गए थे दोपहर में 2 बजे। तो बोला कि अभी तो कोई गाड़ी नहीं जाएगी, तो फिर हमें उधर भी निराश होना पड़ा। थोड़ी देर वहाँ बैठने के बाद एक बस श्रीनगर के लिए जाने वाली थी, तो सोचा कि यहाँ पे बैठे बैठे क्या करेंगे और ऋषिकेश में नाइट स्टे करके भी क्या करेंगे। तो वहाँ से हम निकल गए श्रीनगर के लिए। ऋषिकेश के रोडेज बस स्टैंड से श्रीनगर तक का चार्ज हमें लग रहा था 180 रुपीज़ 1 पर्सन का। तो बस बीच के नज़ारों को एंजॉय करते करते हम शाम को 6 बजे पहुँचे श्रीनगर में। तो वहाँ पर हमारी किस्मत ने हमारा साथ दिया और आगे रुद्रप्रयाग के लिए भी गाड़ी मिल गई वहीं से। रुद्रप्रयाग कितने लगे अंकल? कितने लगे? पैसे कितने लगे? 100 रुपये पर पर्सन है। 100 रुपये लगे? हाँ। अरे इधर तो 30 किलोमीटर। अरे हाँ, 30 किलोमीटर का तो 100 रुपये है। अच्छा, 35 हो रही है। अभी देख के आया हूँ मैं। चलो कितने लोग हैं? वही 100 रुपये है। 100 रुपये हाँ, एक ही रेट है, फिक्स रेट है? एकदम। अरे अंकल ऐसे क्या कर रहे हो यार? अरे अंकल क्या कर रहे हैं? जो कि अंकल लेने वाले थे
100 रुपीज़ एक पर्सन का एक सवारी नहीं मिलने के कारण हम सभी ने डिसाइड किया कि 10-10 रुपये एक्स्ट्रा देके और जल्दी से जल्दी निकल जाएंगे रुद्रप्रयाग के लिए, ताकि नाइट में अंधेरा भी नहीं हो और लेट भी नहीं हो हम। तो 110 रुपये देके हम थोड़ी देर में पहुंच गए रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग जाके हमने नाइट स्टे किया, जो कि एक धर्मशाला थी और वहाँ पे चार्ज लग रहा था 300 रुपीज़, लेकिन रूम और बेड काफ़ी अच्छा मिल रहा था, तो हमने नाइट स्टे वहाँ पे कर लिया। थोड़ी देर बाद फ्रेश होके खाना खाने के लिए बाहर निकल पड़े। 100 रुपीज़ लगे थे खाने के, लेकिन खाना उतना टेस्टी था नहीं और इतना ट्रैवल करके आए थे तो थक भी गए थे, इसलिए खाने का भी मूड था नहीं। बस थोड़ा बहुत खाना ना खा के वापस आके बस जल्दी से जल्दी सो गए, क्योंकि हमें मॉर्निंग में जल्दी निकलना था गौरीकुंड के लिए। रुद्रप्रयाग में तो लग रहा था कि हम केदारनाथ के बहुत ही पास है, लेकिन एक्चुअल में हम बहुत दूर थे केदारनाथ से। मॉर्निंग में हम उठे, होटल के बाहर के नज़ारे देखे, रेडी हुए, बट पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। फिर भी नहा कर रेडी होकर निकल गए होटल से। फिर बस स्टैंड पे जाके बस का पता किया तो पता चला कि एक बस तो पहले ही निकल चुकी है और दूसरी कब आने वाली है ये तो किसी को पता था नहीं। आज भी हम लेट थे, तो एक बस तो पहले ही खो चुके थे और दूसरी का अभी वेट करने के अलावा कोई और ऑप्शन था नहीं। एक बस पास में लगी हुई थी, बट वो बोल रहे थे कि जब तक बस फुल नहीं हो जाती तब तक हम बस रवाना नहीं कर सकते हैं। तो फिर हमने सोचा कि थोड़ी देर और बाहर किसी दूसरी बस का वेट करते हैं, अगर वो आ गई तो उसमें निकल जाएंगे, नहीं तो फिर इसमें तो लास्ट ऑप्शन है ही है। तो वहाँ से हम बाहर आ गए और थोड़ी देर तक वेट किया। फाइनली एक बस आई जो कि सीधा गौरीकुंड जाने वाली थी, तो उसी बस में बैठ के हम सीधा गौरीकुंड के लिए निकल गए। और रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड के लिए 180 रुपीज़ ले रहे थे एक जन का। तो हमने सोचा कि हाँ, इसी बस में बैठ के जल्दी से जल्दी निकलते हैं और केदारनाथ का ट्रैक चालू कर लेते हैं। रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड पहुंचने में 3 से 4 घंटे लगने वाले थे, तो हमने सोचा कि कुछ ब्रेकफास्ट या नाश्ता वास्ता हमने कुछ किया नहीं है तो वहाँ पे कर लेते हैं। तो हमने बिस्किट वगैरह ले लिए थे और वहाँ पे हमने थोड़े बहुत खा लिए और फिर बीच के नज़ारों को एंजॉय करते करते हम निकल पड़े सीधा गौरीकुंड के लिए। 3 घंटे ट्रैवल करने के बाद हम पहुँचे सीताबाड़ी, और सीताबाड़ी से आगे बस के लिए एंट्री नहीं थी और वो अंकल बोल रहे थे कि एंट्री इसलिए नहीं है क्योंकि आगे बस के लिए पार्किंग नहीं है। तो फिर हमें सीताबाड़ी में उतरना पड़ा और सीताबाड़ी से आगे पैदल ही रास्ता कवर करना था, कोई गाड़ी वगैरह चल नहीं रही थी। बट अंकल ये आगे गाड़ी अलाउ क्यों नहीं है? ये बड़ी वाली बस की व्यवस्था नहीं है ना, बड़ी बस की वहाँ छोटी जाती है, छोटी गाड़ियाँ सब पार्किंग आगे है, बड़ी बस की पार्किंग है नीचे। बाइक लेके जा सकते हैं? बाइक भी जाती है, बाइक अगली पार्किंग ना वहाँ रहेगी, बाइक वहाँ तक नहीं है, मतलब आगे तक है। थोड़ी देर बाद में हमें पता चला कि यहाँ पे सिर्फ बस के लिए नो एंट्री है और बाकी सब गाड़ियाँ जा सकती हैं, बाइक्स वगैरह हम सब लेके जा सकते हैं, इवन कार वगैरह कोई भी गाड़ी लेके जा सकते हैं। टूरिस्ट बस आती है वो भी लेके जा सकते हैं। बस ये जो बड़ी बस थी जिसमें हम आए थे वो अलाउ नहीं है क्योंकि वहाँ पे आगे पार्किंग के लिए मना कर रहे थे। तो बस हम थोड़ी देर के लिए पैदल गए। थोड़ी देर पैदल चलने के बाद हमें वहाँ पे एक गाड़ी मिल गई जो कि हमें सीधा गौरीकुंड के लिए छोड़ने वाली थी। तो हम उस गाड़ी में बैठ गए, नहीं पूछा कि कितने पैसे ले गए, तो वो भी हमें लेके गए, बट गौरीकुंड तक नहीं लेके गए। गौरीकुंड से थोड़ा सा पहले उतार दिया, कोई तो 2 गाड़ियाँ फंस गई थी आगे, इसलिए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ था। तो उन्होंने भी सीताबाड़ी से गौरीकुंड के लिए हम दोनों के 150 रुपीज़ ले लिए, बट जबकि वो ज़्यादा दूर भी था नहीं, इवन बस 4 या 5 किलोमीटर ही था, लेकिन फिर भी अभी देने तो थे ही थे। तो फिर हम दोनों के 150 रुपीज़ दिए। गौरीकुंड तक पहुँचे तो लगभग 12 बज गए थे और 12 बजे से हमने अपना ट्रैक चालू किया केदारनाथ के लिए। तो हमारे इस ट्रैक में आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आए, बहुत सारे कमेंट आए, तो इस व्लॉग में मैं उन सारे कमेंट्स के आंसर करूँगा। गौरीकुंड से केदारनाथ तक 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय करनी पड़ती है। आप चाहे तो खच्चर भी ले सकते हैं, बट हमने पैदल जाने का सोचा और 12 बजे हमारा ट्रैक स्टार्ट कर दिया। उस टाइम तक हमने ब्रेकफास्ट लंच कुछ नहीं किया था, बस एक 5 रुपये वाला बिस्किट खाया था। सोचा कि गौरीकुंड से आगे जाके ब्रेकफास्ट या लंच कर लेंगे। थोड़ी देर चलने के बाद ब्रेकफास्ट के लिए तो नहीं, बट एनर्जी ड्रिंक के लिए वो भैया खड़े थे जो कि बना के पिला रहे थे, बट वो फ्री नहीं बना रहे थे। 30 रुपीज़ एक ग्लास का था। तो हमने एनर्जी ड्रिंक पिया वहाँ से और थोड़ी बहुत सेल्फी वगैरह क्लिक की और फिर वहाँ से आगे की ओर निकल गए। तो वहाँ से थोड़ी देर चलने के बाद एक विवेक भाई का ढाबा मिला, तो वहाँ पे हमने एक मैगी और एक पराठा ऑर्डर किया जिसका प्राइस था 50 रुपीज़ पर प्लेट। तो वहाँ पे हमने हमारा ब्रेकफास्ट किया और थोड़ी बहुत विवेक भाई से बात की और फिर हम आगे की ओर निकल गए। तो गाइज यहाँ से मैं आपके सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करूँगा। फर्स्ट कमेंट गौरव भाई बोलते हैं, भाई बहुत गजब ब्लॉगिंग करते हो, मैंने आपका पूरा ब्लॉग देखा, अच्छा लगा, मैं भी व्लॉग्स बनाता हूँ, प्लीज़ सपोर्ट
एंड सब्सक्राइब माई चैनल बाय प्लीज। सो थैंक यू सो मच गौरव भाई इतना प्यार देने के लिए और आगे भी सपोर्ट करते रहो। सेकंड, आकाश भाई बोलते हैं ब्रो केदारनाथ का पूरा बजट कितना रहा? वैसे आप वॉइस के लिए माइक यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आकाश भैया। बजट हमारा था 5,000 जो कि हम जयपुर से निकले थे और वॉइस के लिए तो माइक यूज़ कर सकता हूँ, बट नेक्स्ट व्लॉग्स में मैं ये ध्यान रखूँगा कि माइक्स में या तो एक नया लेके आ जाऊँ या फिर वॉइस आपको कैसे भी करके एक बेटर क्वालिटी में मिल जाए। एक और आकाश भाई हैं, वो बोलते हैं भाई आपके व्लॉग्स पे लाइक्स व्यूज़ इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि आप बस टिकट प्राइस बता नहीं रहे हैं। तो गाइज़ वैसे तो मैंने बस के, होटल्स के, खाने के सबके प्राइस बता रखे हैं, बट फिर भी कुछ रह जाए तो आप कमेंट्स में पूछ लिया करो यार। बाकी नेक्स्ट व्लॉग्स में मैं पक्का ध्यान रखूँगा इस बात का। यहाँ पर अजय भाई पूछते हैं किस डेट की यात्रा है? तो गाइज़ हम 6 जुलाई को जयपुर से निकले थे और 11 जुलाई को वापस जयपुर रिटर्न आए थे, तो टोटल 5 दिन की यात्रा थी। तो आगे JS के बोलते हैं यू गॉट 1 more सब्सक्राइबर, वॉच्ड योर व्लॉग, यू आर डूइंग रियली गुड, जस्ट कीप इट इन माइंड एंड कीप गोइंग, सक्सेस इज व्हेन हार्ड वर्क मीट्स अपॉर्चुनिटीज। सो थैंक यू सो मच गाइज, बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो और आगे भी ऐसे ऐसे शानदार व्लॉग्स आते रहेंगे, तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए गाइज। आगे मीनू शर्मा बोलते हैं प्लीज ये बताए ये कब का वीडियो है, कितने दिन पहले का? तो गाइज केदारनाथ की यात्रा की डेट तो मैंने बता दी है कि हम 6 जुलाई को गए थे, बट वैसे जिस दिन मैं व्लॉग्स अपलोड करता हूँ उस दिन की डेट होती है वो। तो बस अभी आगे चलते हैं। तो गाइज सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप ट्रैक करते समय ज़्यादा सामान या कोई बड़ा सा बैग लेकर नहीं चढ़े और ज़्यादा भरपेट खाना खा के भी ना चढ़े, क्योंकि दोनों से आपको ट्रैक करते समय बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। बाकी पानी की बोतल एक साथ में रखें और टाइम टू टाइम पानी पीते रहें। पानी खत्म होने पर आप झरनों से या फिर वहाँ पे नल लगे हुए हैं तो उनसे पानी भर के पी भी सकते हैं वापस। चलिए अब नेक्स्ट कमेंट की तरफ। आगे पिंटू भाई बोलते हैं ब्रदर एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग द ट्रैक प्लीज़ रिप्लाई। नहीं गाइस कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे, बस आप पानी पीते रहो और बीच बीच में रेस्ट करते चलो। और वैसे तो बीच में मेडिकल कैंप्स होते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो उनसे हेल्प ले सकते हैं। कार्तिक भाई पूछते हैं ब्रदर विच नेटवर्क विल वर्क बेटर वाइल ट्रैकिंग? तो गाइज आपके पास एयरटेल हो, जियो हो, कोई भी सिम हो, नेटवर्क आपको सब जगह मिल जाएगा, सब जगह जीपे फ़ोनपे से काम बन जाएगा। बट फिर भी आप मेरे एक्सपीरियंस से कैश हमेशा साथ में लेके ही जाना, क्योंकि बस वाले, रिक्शा वाले वो सब जीपे, फ़ोनपे वगैरह यूज़ नहीं करते या फिर नहीं लेते हैं, और वहाँ पे कैश लोगे तो 5% या 10% वो एक्स्ट्रा कमीशन लेके, तो उस हिसाब से आप हमेशा कैश हमेशा आप साथ में कैरी करना। ABS बोलते हैं लगे रहो भाई, थैंक यू भाई। सागर भाई पूछते हैं भाई रेनकोट का क्या सीन है, ऑन द स्पॉट मिल जाता है और क्या प्राइस है रेनकोट का? तो गाइज मैंने रेनकोट ऋषिकेश के रोडेज बस स्टैंड से लिया था, तो वहाँ मुझे 180 रुपीज़ का मिला। वैसे बोला तो 250 का था, बट मैंने 180 में ले लिया। और मेरे एक्सपीरियंस से आप भी अगर ऋषिकेश के रोडेज बस स्टैंड से लें तो काफ़ी आपको सही रेट में मिल जाएगा। बाकी ऊपर भी आपको रेनकोट मिल जाएगा, बट प्राइस में डिफरेंस आ जाएगा। जो प्राइस में नीचे 50 रुपीज़ में मिलेगा वो ऊपर जाएगा तो 250 रुपीज़ में मिलेगा। लगभग काफ़ी डिफरेंस मिल जाएगा प्राइजेस में। तो मेरे हिसाब से रेनकोट आपको नीचे से ही लेना चाहिए। वैसे तो बात रेनकोट की नहीं है, कोई भी किसी की भी प्राइस होगी, जैसे बोतल की होगी, पानी की बोतल होगी, किसी की भी प्राइस होगी, वो आपको ऊपर डबल से ज़्यादा प्राइस में ही मिलेगी। हमारे साथ बैग की वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, सांस भी जल्दी जल्दी फूल रही थी, बट फिर भी हम तो बीच के सुंदर से नज़ारे देखते देखते ऊपर बढ़ रहे थे। तभी एक हादसा हो गया और मोन्टू के बैग का लेस टूट गया। उस हिसाब से चढ़ने में काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई, फिर भी उसको एडजस्ट किया और आगे की ओर निकले। शिवम भाई बोलते हैं व्हेन यू विजिटेड केदारनाथ ब्रो, डेट ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हम 6 जुलाई को गए थे और 11 जुलाई को वापस आए थे। आगे सलमान भाई बोलते हैं ब्रो हरिद्वार से केदारनाथ आना जाना कितने दिन में हो सकता है? 3 दिन इनफ है। तो हाँ ब्रो, हम जयपुर से 5 दिन में घूम के आ गए, तो आप भी 3 दिन में आराम से घूम के आ सकते हैं। आगे ये नहीं देखा तो क्या देखा बोलते हैं जय बोले कि मैं 2 बार हो आया, 2019 और 2022 में। चलो अच्छी बात है ब्रो, जाते रहा करो। तो गाइज हम हमारे ट्रैक को कंटिन्यू करते जा रहे थे, तभी हमें एक क्यूट सा बॉय मिला जो अपनी मम्मा के साथ केदारनाथ जा रहा था। जहाँ बड़े लोग नहीं चढ़ पाते हैं, वहाँ ये छोटा सा बच्चा अपनी मम्मा को लेकर केदारनाथ जा रहा है। उस दिन मुझे पता चला कि बच्चे भगवान का रूप क्यों होते हैं। तो इस क्यूट से बच्चे के लिए एक लाइक तो बनता है। डेली पैसेंजर बोलते हैं वेरी नाइस वर्चुअल टूर ऑफ बद्रीनाथ, योर वीडियोज आर सो जेन्युइन एंड ऑथेंटिक, थैंक्स फॉर मेकिंग दिस, प्लीज़ अपलोड न्यू व्लॉग सून। थैंक यू भाई, बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। बाकी केदारनाथ के सारे व्लॉग्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आप जाके चेकआउट कर लेना। नितिन भाई बोलते हैं आप कब गए थे? 6 जुलाई को ब्रो। सुभाष भाई बोलते हैं
भाई आपकी इंस्टा आईडी क्या है? सो गाइज मेरी इंस्टा आईडी हनी इज़ लाइव है, तो जाके आप फॉलो कर लो और कोई भी डाउट हो तो डीएम कर सकते हो। यहाँ तो गाइस रुकते रुकते जाना पड़ेगा, बहुत रिस्की काम है। जिसको ट्रैकिंग पसंद है ना, और जो बोलता है ना मुझे ट्रैकिंग करना पसंद है, एक बार केदारनाथ आके देख लो, या तो ट्रैकिंग करना भूल जाओगे या पूरा एक्सपर्ट हो जाओगे। तो गाइज हम दोनों और वो क्यूट सा बॉय और उसकी मम्मा सब एक शॉर्टकट के रास्ते से ऊपर चढ़ रहे थे। वैसे आप भी आए तो शॉर्टकट का रास्ता ले सकते हैं, बट बारिश में थोड़ा सा अवॉइड करना, क्योंकि लैंडस्लाइड होने का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे। सो गाइस जयपुर से हमारी किस्मत थोड़ी ख़राब ही चल रही थी। अब हमारी किस्मत ख़राब थी या भगवान परीक्षा ले रहे थे ये हमें भी नहीं पता था। तो थोड़ी सी दूर चलने के बाद वहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई और धुंध भी चारों तरफ फैल गई। सो हम बीच रास्ते में कहीं रुक गए और बारिश के बंद होने का वेट किया। थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो गई और बारिश बंद होने के बाद नज़ारे और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गए और लाइफ में पहली बार मैंने स्नो देखी। तो बस इन सुंदर से नज़ारों को देखते देखते हम सीधा केदारनाथ पहुंच गए। केदारनाथ पहुंचते पहुंचते शाम के लगभग 7:30 बज चुके थे। केदारनाथ पहुंचते ही सबसे पहले हमें मिला टोकन काउंटर, जहां से हमें टोकन लेना पड़ता है और एंट्रीज वगैरह करवानी पड़ती है कि आप कहां से आए, कौन से स्टेट से आए, वो सब एंट्रीज वगैरह करवानी पड़ती है। वो सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही होता है। तो गाइज मैं तो वहाँ पे जाके बैठ गया था, क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी और ऊपर से बारिश भी आ रही थी। तो मैं एक जगह साइड में जाके बैठ गया और दोनों बैग मैंने ले लिए। मोंटू गया एंट्री करवाने के लिए और उसी ने 10-15 मिनट लगे उसको, और उसने एंट्री करवा के वापस आया और फिर हम दोनों गए केदारनाथ मंदिर की ओर। सुभाष भाई पूछते हैं, भाई क्या रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है क्या? हम सितंबर में जा रहे हैं। तो भाई सच पूछो तो मंदिर में एंट्री के टाइम हमसे कुछ नहीं पूछा, ना तो कोई एंट्री पास पूछे और ना कुछ एंट्री वगैरह का कुछ पूछा। बट फॉर द सिक्योरिटी रीज़न आप रजिस्ट्रेशन करवा ही लेना, क्योंकि वो प्रोसेस ज़्यादा कोई हार्ड है नहीं और 10-15 मिनट का ही प्रोसेस है। तो रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है या नहीं है उसका कोई मैटर नहीं करता। ये सब कोविड के बाद ही चालू हुआ है। तो गाइज़ आप भी जाए तो रजिस्ट्रेशन करवा ही देना। रजिस्ट्रेशन के टाइम गाइज़ अपना आधार कार्ड साथ में रखें और जितने लोग जा रहे हैं उन सबका रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई ग्रुप में जा रहा है तो एक बंदे का रजिस्ट्रेशन करवा दिया तो सबका हो गया। नहीं गाइज़, रजिस्ट्रेशन गाइज़ सबका करवाना ज़रूरी है। तो रजिस्ट्रेशन के बाद वहीं से हमें एक स्लिप मिल गई थी, जो कि हमें दूसरे दिन मंदिर में जाने के लिए काम आने वाली थी। बट जैसे ही हम दूसरे दिन मंदिर में गए तो वो स्लिप कोई काम आई नहीं। रजिस्ट्रेशन का गाइस कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह कुछ नहीं है, ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है और सारा फ्री होता है। तो गाइस रजिस्ट्रेशन करवा के हम निकले फिर आगे रूम की तलाश में कि अच्छा सा कोई रूम मिल जाए। और नाइट भी हो रखी थी, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और इस कंडीशन में अच्छा रूम मिलना वो भी बहुत मुश्किल था। बट फिर भी हमने सोचा कि चलो ढूंढते हैं। फिर हम थोड़ा सा आगे गए, केदारनाथ मंदिर की साइड में गए थे और वहाँ पे हम ढूंढने लगे। तो गाइस ढूंढने के बाद रूम तो काफ़ी अच्छे मिल रहे थे, बट उनका रेट थोड़ा बहुत ज़्यादा था और हमारा ये बजट ट्रिप था तो उस हिसाब से हम उतना बजट ओवर नहीं कर सकते थे। तो मुश्किल से हमें 1000 रुपीज़ में एक रूम मिला और गाइस वो रूम भी ज़्यादा कोई खास था नहीं। मैं तो इतना थक गया था कि बस मुझे तो जस्ट सोना है, कुछ खाना आना कुछ नहीं है। वैसे तो हमने मॉर्निंग में कुछ नहीं खाया था, बस वो बीच में विवेक भाई के यहाँ पे एक पराठा खाया था और मैगी खाई थी। बाकी मैं तो इतना थक गया था, मुझे तो बस सोना था। तो बस हमने वो रूम फिक्स किया। रूम लेने के बाद हमने थोड़ी देर रेस्ट किया और खाने का वैसे मन तो था नहीं, लेकिन फिर भी हम थोड़ी देर के लिए खाने के लिए निकल गए बाहर की ओर। तो एक होटल थी तो वहाँ पे गए और खाना खाया। 200 रुपये एक प्लेट का था, तो हमने 2 प्लेट मंगवाई और मुश्किल से वो 2 प्लेट खाई। वो बहुत मुश्किल से खाई, सच में खाने का भी मन नहीं था। थोड़ा बहुत खाना ना खा के वापस हम आ गए रूम में और जस्ट हमने फ़ोन वगैरह कुछ नहीं चलाया, सीधा आके सीधा सो गए। आगे योगेश भाई बोलते हैं, लगे रहो भाई, वीडियो बनाते रहो और भाई पूरा डिटेल देना। तो थैंक यू सो मच भाई योगेश। सुभाष भाई, केदारनाथ में कौन से सिम का नेटवर्क आता है, प्लीज़ रिप्लाई। तो गाइज ये तो मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ, एयरटेल, जियो, यानी कोई भी सिम हो, किसी का भी नेटवर्क आ जाएगा। गूगल पे, फ़ोन पे, वीडियो कॉल वगैरह सब कुछ इजीली हो जाएगा। आगे अंकित झा। तो ललतू भाई बोलते हैं, वेदर कैसा है केदारनाथ में अभी? आप 22 अगस्त में गए थे ना? तो ललतू भाई वेदर बहुत अच्छा है केदारनाथ में। नहीं, हम 22 अगस्त में नहीं गए थे, हम गए थे 6 जुलाई को। मोर गेमिंग ब्रो, होटल में रूम का क्या प्राइस है? तो गाइस होटल हमने केदारनाथ के पास लिया था और उसका चार्ज था 1000 रुपये पर नाइट। आगे छोटे लाल बोलते हैं, टोटल कितना खर्चा आया इस जर्नी में?
तो छोटे लाल भैया, हमारा इस जर्नी में टोटल 5,000 का खर्चा आ गया और इतना ही हमारा बजट था। दोनों का मिला के 5,000 नहीं बोल रहा हूँ, एक बंदे का 5,000 आया। आगे धनंजय भाई बोलते हैं जो सुबह 3 से 4 बजे लाइन लगती है उसमें भी कोई पर्ची कटवानी पड़ेगी? नहीं ब्रो, रजिस्ट्रेशन के अलावा कोई भी पर्ची नहीं चाहिए। बाकी लोग तो सुबह जल्दी दर्शन के लिए लाइन में लगे थे, बट हम सुबह जल्दी नहीं उठे। हम आराम से 9 बजे तक उठे क्योंकि हम बहुत थक गए थे और 16 किलोमीटर पहाड़ चढ़ के आए थे। आई नो कि सब लोग आते हैं पहाड़ चढ़ के, बट जो लोग सुबह मॉर्निंग में दर्शन करने के लिए लाइन में लगते हैं या तो वो सुबह ही आते हैं या फिर 2 दिन या उससे ज़्यादा स्टे करते हैं केदारनाथ में। तो हम उठे आराम से 9 बजे मॉर्निंग में क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंडी पड़ रही थी ना वहाँ पे, और ठंडी में नींद कैसी आती है आप सबको पता ही है, और ऊपर से तो हम बहुत थके हुए भी थे। फिर कैसे भी करके 9 बजे उठे और रेडी हुए, लेकिन पानी इतना ज़्यादा ठंडा था, ऐसा लग रहा था कि फ्रिज से अभी निकाल के दिया हो। तो बस उसी पानी से हम नहाए और जल्दी से रेडी हुए और निकल गए मंदिर में दर्शन करने के लिए। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं था तो मैंने कोई फुटेज वगैरह नहीं ली। बाहर की है जो फुटेज वगैरह देख सकते हैं आप, सब बाहर की मिलेगी आपको। सुबह 10 अक्टूबर में मौसम कैसा रहता है? किसी भी टाइम जाओ आप, मौसम आपको अच्छा ही मिलेगा, बट साथ में सर्दी के कपड़े जरूर लेके जाना क्योंकि केदारनाथ में बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल सर्दी पड़ेगी। सेजल, केदारनाथ पे होटल बुक कैसे करा? अक्टूबर 20 के बाद ऑफलाइन मिलेगा? तो गाइस होटल हमने वहाँ जाकर ही बुक किया था, बट वो बोल रहा था कि ये ऑफ सीजन चल रही है, इस हिसाब से ये रूम आपको 1000 में मतलब 1000 में दे रहे हैं, वरना इसी रूम के 6000 भी लगते हैं। अब वो सही बोल रहा था या नहीं बोल रहा था ये तो मुझे नहीं पता है, बट हमने वहाँ जाके ही बुक किया था और 1000 मतलब 1000 पे किए थे उसको एक नाइट के लिए। रोहित सिंह, भाई अगर अपना नंबर दे सकते हो तो दे दो। सॉरी ब्रो, मुझे आप इंस्टा पे DM कर सकते हैं, आईडी आपको पता ही है। रेनू सिंह, होटल नंबर। तो गाइस होटल नंबर तो मैंने लिए थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो नंबर मेरे से डिलीट हो गए, तो आपको नंबर मैं नहीं दे सकता हूँ। सो फाइनली हमने मंदिर में दर्शन कर लिए और होटल से भी चेकआउट करके निकल गए वापस नीचे की ओर। 1 बजे से हमने केदारनाथ से उतरना चालू किया था, जो कि हम शाम को 5 बजे तक नीचे आए थे क्योंकि पूरे रास्ते में बारिश हो रही थी। आगे स्वाति जी बोलती है, अब आप मानते हो ना कि वहाँ जाकर खच्चर कर लेना अगर हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो? हाँ बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। आप चाहे तो खच्चर ले भी सकते हो और नहीं भी ले सकते हैं, क्योंकि लोग तो कुछ भी बोलेंगे। बस हमें यह सोचना है कि मुझे बस भोले बाबा के दर्शन करने हैं, चाहे हम कैसे भी जाए, बस ये सोच के जाए कि हम केदारनाथ जा रहे हैं। वैसे गाइज अगर आप गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए खच्चर करेंगे तो आपको 2500 रुपये का मिलेगा, और ऊपर से आप नीचे आओगे मतलब यानी केदारनाथ से गौरीकुंड के लिए आप आओगे तो आपको 2000 से 1500 के 2000 या 1500 के लगभग आसपास मिल जाएगा। बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए वहाँ पे पिट्ठू भी मिल जाएगा, जो कि आपको 3000 रुपये के आसपास का मिलेगा। बाकी हम तो केदारनाथ घूम के आ चुके थे और नीचे आके एक और प्रॉब्लम हो गई थी। प्रॉब्लम ये थी कि ऋषिकेश के लिए वहाँ से कोई भी गाड़ी नहीं मिल रही थी, और लगभग हम आए तो 5:30 या 6 बज चुके थे। वैसे कुछ देर बाद गाड़ियाँ तो मिल गई थी, बट वो एक्स्ट्रा बजट मांग रहे थे, मतलब डबल किराया मांग रहे थे। तो गाइस फिलहाल अभी इस वक्त बैठा हूँ मैं रोड पे और सोनप्रयाग में हूँ मैं इस वक्त, और यहाँ पे कोई गाड़ी वगैरह नहीं मिल रही ऋषिकेश के लिए, और रुद्रप्रयाग के लिए भी बोल रहे हैं तो उसका भी 400 रुपये ले रहे हैं, और डायरेक्ट अगर ऋषिकेश जाओ तो ऋषिकेश का 1000 रुपये एक बंदे का। तो मेरा बजट ट्रिप था तो उसकी तो वाट लगने वाली है, इसलिए अभी मैं सोच रहा हूँ कि यहीं पे स्टे कर लूँ। फिलहाल देख लीजिए ये गाड़ियाँ हैं, तो ये यहाँ पे गाड़ियाँ हैं जो जा रही है पीछे, और इन गाड़ियों का अभी लग रहा है एक बंदे का 1000 रुपये। तो इसलिए फिर अभी हम यहाँ पे 2-4 और मिल गए ऋषिकेश वाले, तो उनके साथ मैं शायद स्टे करने वाला हूँ। तो फिर मिलते हैं सोनप्रयाग के अंदर, जाके स्टे करना पड़ेगा। तो फिर बस गाइस मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद में। फिलहाल तो भी बहुत परेशान हो गए, देखो दोनों से बैठे रोड पे बैठे और बारिश भी अभी तक आ रही है। तो गाइस मैंने 800 रुपये का बोल दिया है, बैठा दो बैठा दो बैठा दो बैठा दो बैठा दो। तो गाइस यहाँ पे ये 800 रुपये तक बोला मैंने, तो 800 रुपये नहीं कर रहे हैं फिलहाल, बस बोल रहे हैं कि मैं सवारी बैठा रहा हूँ, तो मैंने कहा बैठा दो, चलो कोई बात नहीं, जाओ ऋषिकेश जाना है आपको।
और अभी बजे है शाम के 6:45 हो चुके हैं। तो फ़िलहाल नाइट में जाना भी रिस्की हो जाएगा, इसलिए फ़िलहाल अभी मैं यहीं स्टे करूँगा। कुछ भी होगा 100 रुपये में बोल रहे थे, आगे 100 रुपये में स्टे करवा रहे थे। तो फिलहाल अभी चलते हैं सोनप्रयाग में, वापस स्टे करेंगे उधर ही। चलते हैं, चलो। तो हमने सोचा कि ये तो हमारे बजट से भी ज़्यादा हो जाएगा और नाइट में जाना भी बहुत रिस्की हो जाएगा, तो इसलिए हमने वो कैंसिल कर दिया और वहीं पे नाइट स्टे करने की सोच ली। सोनप्रयाग में हमने नाइट स्टे किया था, जहाँ पे सोने के लिए कुछ इस तरह से व्यवस्था थी। तो एक नाइट का 100 रुपये लग रहे थे, तो हमने सोचा ठीक ही है, तो वहाँ पे हमने स्टे कर लिया। तो नेक्स्ट डे हम सुबह जल्दी उठे और सोनप्रयाग से सीताबाड़ी तक पैदल चल के आए, और सीताबाड़ी से हमने बस ली ऋषिकेश के लिए, जो कि 500 रुपये एक बंदे का लग रहा था, मतलब दोनों के 1000 रुपये लग रहे थे। लेकिन उससे एक दिन पहले, मतलब हम शाम को जब आए थे 5-6 बजे केदारनाथ से नीचे सोनप्रयाग तक, तो सोनप्रयाग से ऋषिकेश का 1000 रुपये लग रहा था एक बंदे का। तो गाइस हम उस गाड़ी में ऋषिकेश तक आ गए और फिर आगे ऋषिकेश से जयपुर के लिए भी टिकट्स ले लिए ट्रेन के, जो कि 160 रुपीज़ के लगे दोनों के, और दूसरे दिन जयपुर आ गए। तो बस गाइस यही थी केदारनाथ की जर्नी, और इस जर्नी को आपने बहुत सपोर्ट किया, तो थैंक यू सो मच गाइस। और गाइस आपको इस जर्नी के बारे में अगर कोई भी डाउट हो तो आप सीधा मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हैं, जो कि आपको ID नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर मैं डिस्प्ले पे भी शो कर दूंगा, हनी इज लाइव। तो आप मुझे इंस्टा पे आके फॉलो भी कर सकते हैं और DM भी कर सकते हैं, डाउट्स वगैरह जो भी है पूछ सकते हैं। तो बस गाइस इस व्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, और आगे जितने भी व्लॉग्स आएंगे वो सारे जयपुर के आने वाले हैं, क्योंकि मैं फ़िलहाल इस वक्त जयपुर में ही हूँ, तो जयपुर के व्लॉग्स आने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो आपको नए नए कंटेंट और भी बहुत सारे मिलने वाले हैं। बाकी इस व्लॉग को आप जितना शेयर कर सकते हैं कर लेना, और नीचे जितने कमेंट कर सकते हैं। तो बस गाइस इस व्लॉग को एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना, कमेंट करना, एंड डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर।